टू डेट वॉज 3840। रेवेन्यू बढ़ा और कैश बढ़ा। रेवेन्यू का बढ़ना अकाउंटिंग इक्वेशन में कैपिटल का बढ़ना, ठीक है, हाँ, इनकम का बढ़ना कैपिटल का बढ़ना, ठीक है, क्योंकि रेवेन्यू एक्सपेंस की कोई जगह हमारे अकाउंटिंग इक्वेशन के फॉर्मेट में नहीं हुआ करती थी, तो हमें एक्सपेंस और इनकम का इम्पैक्ट कैपिटल पे लिया करते थे। इनकम बढ़ती थी तो हम कैपिटल बढ़ा लेते थे, एक्सपेंस कम होता था, एक्सपेंस बढ़ता था तो हम कैपिटल को कम कर लेते थे, ठीक है। अमाउंट ड्यू फ्रॉम अ कस्टमर फॉर सर्विसेज परफॉर्म टोटल्ड 5280। ड्यू को अंडरलाइन करें। ये ड्यू बड़ा अजीब लफ्ज है। ये इनकम के साथ लगे तो रिसीवेबल का मतलब शो करता है, एक्सपेंस के साथ लगे तो पेएबल। क्या मतलब? इलेक्ट्रिसिटी बिल ड्यू, क्या मतलब? इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस ड्यू का क्या मतलब? जो एक्सपेंस था वो पे नहीं किया, ठीक है। जो एक्सपेंस था वो ड्यू है का मतलब आपकी फीस ड्यू है, आपका बिल ड्यू है, आपका बिजली का इलेक्ट्रिसिटी का बिल ड्यू है। तो ड्यू का मतलब पे होने वाला है, पे हुआ नहीं है। अब ड्यू अगर लगा किसी एक्सपेंस के साथ तो उसने क्या बताया? ये पेएबल है। ड्यू का मतलब पेएबल हो जाता है, ठीक है। और अगर यही ड्यू इनकम के साथ लग जाए तो वो क्या मतलब? उसने कहा कि जी सर्विसेज दे ली, अमाउंट इज ड्यू, सर्विसेज रेंडर्ड, अमाउंट इज ड्यू, या गुड्स डिलीवर्ड, अमाउंट इज ड्यू। मतलब क्या है? जो पैसे हैं वो पे होने। भाई सर्विसेज दें तो क्या पैसे भी पे करते हैं? क्या गुड्स डिलीवर करें तो क्या पैसे भी पे करते हैं? नहीं। तो इस ड्यू का मतलब फिर क्या होगा? रिसीवेबल। इस ड्यू का मतलब क्या है? एक्रूअल प्रीपेमेंट से एक टॉपिक हम पढ़ेंगे, उसके अंदर और भी चीजें आएंगी इसी तरह से। ये ड्यू, एक्रूड, ओड, ये कुछ अल्फाज, आउटस्टैंडिंग, ये ऐसे अल्फाज हैं कि इनको देखते ही आपने पेएबल नहीं कह दिया करना, बल्कि आपने ये देखना है कि ये लगा किसके साथ हुआ है। अगर ड्यू किसी एक्सपेंस के साथ लगा हुआ है तो इसका मतलब पेएबल है, और ड्यू अगर किसी इनकम के साथ लगा हुआ है तो इसका मतलब ये रिसीवेबल का मतलब शो कर रहा है, ठीक है। ये बात समझ आई? तो इस ड्यू को अंडरलाइन करके आप यहीं पेपर के ऊपर इस तरह से लिख लें। अगर ड्यू एक्सपेंस के साथ लगा हो तो ये मतलब एक्सपेंस पेएबल। एक्सपेंस रिसीवेबल तो नहीं होता ना, बिजली भी इस्तेमाल करेंगे और पैसे भी वापडा वाले देंगे, नहीं। एक्सपेंस ड्यू मतलब एक्सपेंस पेएबल, इनकम ड्यू मतलब इनकम रिसीवेबल है, ओके। तो ये खतरनाक लफ्ज है ड्यू। ड्यू फ्रॉम अ कस्टमर फॉर सर्विसेज परफॉर्म्ड टोटल्ड, तो 5280 की इनकम कमा ली है। सर्विस परफॉर्म कर दी तो इनकम कमा ली है। तो रेवेन्यू बढ़ गया, दूसरी तरफ कैश भी बढ़ा नहीं, डेटर या रिसीवेबल बढ़ गया, ठीक है, डेटर बढ़ गया। तो डेटर बढ़ा एसेट्स में शो करेंगे और रेवेन्यू का बढ़ना कैपिटल में प्लस शो कर देंगे। कितने बच्चों ने ये ट्रांजैक्शन ऐसे ही कर ली थी? कितने बच्चों ने ये नहीं ऐसे की थी, गलत कर दिया? वो हाथ खड़ा कर। क्या किया था भाई, क्या किया? समझ ही नहीं आई, याद ही नहीं? क्या मतलब 2 दिन पहले टेस्ट हुआ, याद ही नहीं तुम्हें? ओके, समझ आ गई सबको? 30th ऑफ द रिसीवेबल, सी अप्रैल 19, यानी ऊपर वाले की बात करें। ऑफ द रिसीवेबल में से 3072 वॉज कलेक्टेड इन कैश। जी, लेजर्स डबल एंट्री करने के बाद ये सवाल तो आपके पास मुफ्त के नंबर थे, ये तो थे ही मुफ्त के नंबर। तो आपका रिसीवेबल यानी डेटर जो 5280 से आपने प्लस किया था, उसमें से आप 3072 माइनस करेंगे और कैश में भी 3072 माइनस कर देंगे, ठीक है। ओके, सॉरी, भूल गया मैं, ये जान के नहीं किया, गलती होगी, मान लेना चाहिए ना जी। आप लोग नहीं मानते गलती वैसे। मिसलिनियस छोटे मोटे, देखिए कुछ बड़े बड़े हेड्स होते हैं एक्सपेंसेस के, जैसे रेंट हो गया, सैलरी हो गया, इंश्योरेंस हो गया, और कुछ ऐसे छोटे छोटे खर्चे होते हैं जिनको फिर वो अलग अलग हेड बनाने की बजाय एक मिसलिनियस एक्सपेंस का हेड बना दिया जाता है।
ठीक है। वो सारे छोटे छोटे खर्चे जो हैं वो उसी के अंदर इकट्ठे ही फेंक दिए जाते हैं, उसको नाम दे दिया जाता है मिसलेनियस एक्सपेंसेस का। तो मिसलेनियस का मतलब छोटे मोटे। मिसलेनियस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऑफ 6240 वर पेड ड्यूरिंग द मंथ। जी, एक्सपेंस बढ़ा, कैश कम हुआ। कैश कहीं लिखा तो नहीं हुआ वॉज पेड इन कैश, बैंक का कहीं जिक्र भी नहीं था, पैसे पड़े भी कैश में ही थे, तो कैश में से ही माइनस कर देने हैं। फिर ये नहीं कि बैंक नहीं मिल रहा तो क्या करें। यार ये जल्दी कर लो जो भी करने, सीटिंग अरेंजमेंट आपका यार नहीं हो रहा अभी तक। अब मुड़ के देखने से वो कर लेंगे भाई, आप अपना काम करो, कर लेंगे वो मैनेज इंशाल्लाह। ठीक है जी। तो मिसलेनियस एक्सपेंस बढ़े और कैश कम हुआ। एक्सपेंस का बढ़ना अकाउंटिंग इक्वेशन में कैपिटल की कमी के तौर पे शो करते हैं। ठीक है। और कैश भी कम हो जाएगा। एन ऑर्डर वॉज प्लेस्ड फॉर मिसलेनियस इक्विपमेंट कॉस्टिंग 28,800। ये एक ऐसी बात थी जो आपसे नहीं हुई थी। तो टेस्ट में आदत डालें, अभी तो कुछ भी नहीं था। टेस्ट में हमेशा 2-3 कदम आगे हुआ करेगा टेस्ट पढ़ाए जाने वाली चीज़, ताकि पेपर में अनसीन का एलिमेंट आप कवर कर सकें। बात गौर से सुनिए, आप जितने मर्जी सवाल करके चले जाएंगे, पर्चे में अनसीन सवाल ही आना है। 100 करके जाएंगे तो 101वां पेपर में होगा, 200 करके जाएंगे तो 201वां पेपर में होगा। ये तो बहुत ही आउट ऑफ ब्लू कभी ऐसा हो जाए कि सवाल से मिलता जुलता सवाल आ जाए, तो सवाल तो डिफरेंट होता है। हाँ, कॉन्सेप्ट सेम होते हैं, उसके अंदर कॉन्सेप्ट तो वही यूज़ हो रहे होते हैं। तो फिर अनसीन का एलिमेंट, इसको कैसे हमने ओवरकम करना है, वो टेस्ट्स के अंदर हम जो है वो थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करते रहा करेंगे। जिस तक पढ़ाया जाएगा उससे कोशिश करने से वो काम हो जाने वाला काम वो टेस्ट के अंदर रखा जाया करेगा, कि आप खुद भी सोचने की आदत डालें, ना कि आप सिर्फ स्पून फीडिंग पे चलते रहें। कि लेक्चर आखिरी जो सैटरडे को था उसको जो फुल स्टॉप लगा था, उस फुल स्टॉप से पहले तक टेस्ट होगा, उसके बाद टेस्ट नहीं हो सकता। ऐसी कोई बात है भी तो जहन से निकाल दें। ठीक है। आपको टेस्ट के अंदर आपको मुश्किल बंद हो गया भाई, ये मुश्किल टेस्ट ही होगा आपका। उसमें करना क्या होगा, आपने जितना आपने पढ़ा होगा उससे थोड़ा सा आगे सोचना है। खुद पेपर के अंदर आ गया, सिचुएशन आ गई सामने, क्या करें, ये बात तो हमसे नहीं हुई थी, क्या करें अब। तो वहाँ पे बस सोच के जो जुगाड़ लगाना आ गया, उसी की फिर प्रैक्टिस चलती रहेगी इंशाल्लाह। आई कैप तक 10% तक गुंजाइश होती है पेपर के अंदर आई कैप के पास, यानी वो अपनी तरफ से कुछ चीज़ें रख सकता है। ना हो बुक के अंदर, क्वेश्चन बैंक के अंदर, तो क्या करेंगे, उनके साथ एहतजाज करेंगे। एहतजाज को तो मानते ही नहीं, हम खुद को तैयार करेंगे। हम अपने दिमागों को इसकी आदत डाल लेंगे कि सवाल सामने आ गया, बस ठीक है, इसके साथ जो करना है वो मैं यहीं पे करूँगा, 50% नंबर लेने हैं बस, जैसा भी टेस्ट हो। तो ये ज़रा थोड़ा सा पहला टेस्ट था ज़िंदगी का, कैफ का आपका, तो इसलिए एक आध चीज़ इस तरह की है। वैसे टेस्ट के अंदर ज़्यादा चीज़ें हुआ करेंगी। ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसके ऊपर कि ये है क्या। देखें, हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है वो सिर्फ मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस को कवर करती है। क्या मतलब ये कि आपने एक मैनेजर रख लिया, उस मैनेजर को आपने रखा 2 लाख माहाना तनख्वाह पे। मैं आपको 2 लाख रुपए दूंगा, आपने मैनेजर रख लिया, और आपने 1 जनवरी को बैठ के उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया, और वो कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग में हो गया। अब 1 जनवरी को आप एंट्री पास करेंगे, सैलरी एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, है ना? बोले, आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है, बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट है, साइन भी हो गए गवाहों की मौजूदगी में। 1 जनवरी 18 को, लेट से 19 चले गुजरे, 1 जनवरी 19 को आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, 2 लाख महीने की तनख्वाह देंगे, तो 31 जनवरी पे भी तनख्वाह तो पे होनी है, तो 1 जनवरी पे उसकी एंट्री कर लेंगे, सैलरी एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। करेंगे ना? हाँ करो या ना करो, गूंगे बन के क्यों बैठे हो? कोई है मेरे साथ? एंट्री करेंगे एंट्री? नहीं करेंगे एंट्री, नहीं करेंगे एंट्री। हाँ, अच्छा, अकेला नहीं छोड़ सकते थे। देखें, उस कॉन्ट्रैक्ट को लिखने के लिए 10 रुपए का बॉल पॉइंट बाजार से आया,
तो उसकी एंट्री पास होगी। क्या एंट्री? स्टेशनरी एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट 10 रुपये से। लेकिन उस 2 लाख के कॉन्ट्रैक्ट जो हर महीने 2 लाख रुपए पे करने हैं, उसके कोई एंट्री पास नहीं करेंगे यकम जनवरी को, क्योंकि अभी वो इवेंट तो हुआ ही नहीं। महीना सर्विसेज देने के बाद मुलाजिम को ये 2 लाख रुपए मिलने हैं, तो मैनेजर महीना सर्विसेज दे चुका है क्या यकम को? नहीं। तो अभी कोई इवेंट तो हुआ ही नहीं, जस्ट एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट के वक्त हम कोई ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। हाँ, ये हो सकता था कि आप महीना गुजर गया, उसके गुजरने के बाद आप कहें जी उसने जो करना था वो कर लिया, उसने सर्विसेज देनी थी, अपनी खिदमात देनी थी, वो दे ली, अब उसका हक बन गया है, पैसे उसने लेने हैं, एक्सपेंस रिकॉर्ड करो, कैश पे किया तो क्रेडिट कैश कर दो, नहीं तो पेएबल। यही करते हैं। या जैसे आप सेल की रेवेन्यू की बात करें तो आप कहें जी आपने सर्विसेज दे ली हैं, तो फिर तो आप कहो कि जी मेरा हक बन गया है, मैं सर्विसेज की इनकम रिसीव कर सकता हूं। लेकिन अगर अभी आपने सर्विसेज दी नहीं है पहले दिन, तो आप ये तो नहीं कह सकते कि मेरा हक बन गया। बात समझ आ रही है? तो खैर एक्रूअल प्रीपेमेंट के टॉपिक में जाके हम देखेंगे, और भी बहुत सी चीज़ें ऐसी आएंगी, एसेट, नए नए एसेट सामने आएंगे। हमने सर्विसेज दे ली हैं, अभी तक पैसे नहीं आए, ये तो एसेट था ही। हमने पैसे ले लिए हैं, अभी सर्विसेज नहीं दी, तो ये भी एक लायबिलिटी बन रही होगी। वहाँ पे जाके देखेंगे इंशाल्लाह तफसील से। अभी तो बहुत सादा सी बात थी जहन में रखने वाली, वो क्या, कोई कैश की ट्रांजैक्शन हो जाती तो फिर गड़बड़ थी। अभी वो क्या कह रहा है? एन ऑर्डर वॉज प्लेस्ड फॉर मिसलेनियस इक्विपमेंट कॉस्टिंग 28,800। अब सवाल के अंदर इससे ज़्यादा कोई इंफॉर्मेशन नहीं गिवन। ये नहीं कहा गया कि द अमाउंट इज पेड इन एडवांस, ऐसी कोई बात लिखी हुई है? नहीं। इसका मतलब जस्ट हमने फ़ोन करके कहा भाई ये एक 28,800 वाला इक्विपमेंट तो भेज दें। उन्होंने कहा जी ठीक है भेज देते हैं। अभी तो ऑर्डर प्लेस हुआ है, इक्विपमेंट आया भी नहीं है कि हम कहें जी इक्विपमेंट आ गया, इक्विपमेंट डेबिट करो, पैसे नहीं दिए तो पेएबल क्रेडिट, दे दिए तो कैश क्रेडिट। बात समझ आ रही है? ये बात समझ आ रही है? इक्विपमेंट आ जाता फिर भी था कि यार चलो उसने अपना काम कर दिया, अब उसका हक बनता है पैसे देने का। हमारे पास इक्विपमेंट आ गया, हम पे लायबिलिटी पड़ गई है, पैसे देने हैं। इक्विपमेंट तो आया नहीं, जस्ट एक ऑर्डर दिया। ठीक है, तो सिर्फ ऑर्डर देने के ऊपर क्या इक्विपमेंट डेबिट हो जाएगा? फोन करते ही इक्विपमेंट डेबिट कर दें? क्या इक्विपमेंट हमारे पास आया है कि हम उसको डेबिट करें? नहीं। कैश भी कोई नहीं पे होता हुआ नजर आ रहा, तो इसका मतलब हर ट्रांजैक्शन को कुछ करना भी नहीं होता। कभी ऐसा भी हो सकता है कि कोई ट्रांजैक्शन सवाल में इग्नोर करनी हो। अब इग्नोर करने के नंबर किसे मिलेंगे? इग्नोर करने के नंबर किसे मिलेंगे? जो सिर्फ छोड़ देगा। तो फिर जिसको समझ नहीं आ रही थी उसने भी छोड़ा, और जिसने खुद से सोच समझ के छोड़ा, इन दोनों में फर्क क्या हुआ फिर? तो दोनों को आई कैप नंबर देगा? नहीं। तो एक छोटा सा नोट लिखना है अगर कुछ इग्नोर करना है, सिर्फ इतना सा लिख दो ना, आई हैव इग्नोर्ड दिस। सिर्फ ये लिख दो, ना लिखो अगली कहानी। ये पता लग जाए एग्जामिनर को कि उसने, कि इसको पता था, इसने जो है वो खुद से इसको छोड़ा है, इसको कॉन्सेप्ट था, ना कि ये इसको समझ नहीं आ रही थी। आपको समझ आ रही है, आपने छोड़ दिया, और दूसरे साथ वाले भाई को समझ नहीं आ रही, उसको समझ ना आने की वजह से उसने कहा यार पता नहीं इसका क्या करो, चलो छोड़ो। अब दोनों को नंबर मिलने चाहिए, दोनों को नंबर नहीं मिल सकते। ठीक है, तो एक छोटा सा नोट पेपर में देना था कि आई हैव इग्नोर्ड दिस ट्रांजैक्शन। ठीक है, बाकी मजीद थोड़ा सा अकाउंटिंग मजीद जब पढ़ लेंगे तो इसके ऊपर टेक्निकल बातें भी लिखना हमें आ जाएंगी। हम कह सकते हैं कि देयर इज़ नो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, या यूं कह लें देयर इज़ नो इक्विपमेंट येट रिसीव्ड एंड नो कैश पेड येट, देयरफॉर देयर विल बी नो एंट्री, देयर विल बी नो जर्नल एंट्री ऑफ दिस ट्रांजैक्शन। लेकिन इतनी लंबी कहानी फिलहाल रहने दो, ये है तो सही, बात तो कर ली मैंने। ये थोड़ा सा जब बड़े होंगे अकाउंटिंग के अंदर ये लिखने आ जाएंगी बातें आपको, अगर इग्नोर करनी हुई है तो जस्ट इतनी सी बात लिख देना, सफिशिएंट है, नंबर मिलेंगे कि आई हैव इग्नोर्ड दिस ट्रांजैक्शन, आई हैव इग्नोर्ड दिस इक्विपमेंट 28,800 वाला। ठीक है जी, ओके। क्वेश्चन जब वो ऑर्डर तो आता 7 दिन बाद या 3 दिन बाद, तो उसके लिए हम लाएंगे तो हो जाते हैं पहले से? हाँ जी, हो जाते हैं। ये गुड्स इन ट्रांजिट की बात तो मैं नहीं कर रहा अभी फिलहाल, तो मैं बिल्कुल सिंपल बात कर रहा हूँ। गुड्स इन ट्रांजिट की बात भी करेंगे, इन्वेंट्री का पूरा टॉपिक है हमारे कोर्स में। ठीक है, उसके अंदर देखेंगे हम
कि कब हम अज्यूम कर लेते हैं अपनी लायबिलिटी, जब गुड्स हम तक आती हैं। ये 3 सूरतें होती हैं वैसे। तो यही है कि जब गुड्स आपके पास आए आप तब खुद को लायबल फील करें, रास्ते में लायबिलिटी नहीं होती। लेकिन एक केस ये होता है कि आपके रिस्क के ऊपर चीज़ें रास्ते में भी आ गई, तो जिस वक्त वहाँ से चीज़ें निकलती हैं उसी वक्त वो आपकी ज़िम्मेदारी बन जाती हैं। तो ये फिर थोड़ा टेक्निकल हो जाएंगी बातें। गुड्स इन ट्रांजिट हैं, क्या उसी वक्त से आपकी होगी थी जब निकली थी, या आप तक पहुँचने तक खैर खैरियत से वो आपकी नहीं है? जब आप तक पहुँचने तक अगर वो रास्ते में टूट जाए तो क्या फिर भी पैसे दोगे? नहीं। तो ये फिर काफ़ी सारी चीज़ें बीच में आ जाएंगी, हम इसके अंदर पढ़ेंगे जाके सिचुएशंस को इन्वेंट्रीज़ के टॉपिक में, ठीक है। उसको तफसील से देखेंगे। चीज़ें निकली, आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है, आप तक पहुंचने तक वो सही सलामत ना पहुंचे तो क्या पैसे दोगे? तो फिर वेट करो, लायबल कैसे हो गए? हाँ, आप तक पहुंची तो फिर लायबल हो गए। तो बहरहाल देखेंगे इसको। फ़िलहाल इसको ऐसे ही बस देख लें कि इक्विपमेंट का ऑर्डर किया है, कोई पैसे भी नहीं दिए, बस जस्ट एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, एक ऑर्डर किया है, कॉन्ट्रैक्ट की बात भी नहीं कर रहा, एक ऑर्डर किया है, तो इस ऑर्डर पे कोई अकाउंटिंग एंट्री फ़िलहाल आपने नहीं करनी, ठीक है। हाँ, कैश इन्वॉल्व हो जाता वो देखेंगे इंशाल्लाह कि वो उसकी फिर क्या सिचुएशन। कैश तो क्रेडिट हो गया ना बिजनेस से, तो फिर कुछ ना कुछ डेबिट करना पड़ता, फिर करेंगे डेबिट ऐसी ट्रांजैक्शन जब आएंगी तो, ठीक है। किसी अगले टेस्ट के अंदर ऐसी ट्रांजैक्शन डाल के ना, फिर आप जब उसके साथ गड़बड़ करके कुछ आएंगे तो फिर अगले दिन समझा दूंगा, ठीक है। ओके, और इस क्वेश्चन में कोई मसला जल्दी से बता दें। आज ट्रेडिंग अकाउंट सीखना है, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट सीखनी है। क्वेश्चन नंबर 2 में किसी ट्रांजैक्शन में मसला आया हो, किसी बच्चे को किसी ट्रांजैक्शन में मसला आया हो। ये अकाउंटिंग क्वेश्चन इसलिए रिवाइज की ज़रा पुरानी हो गई थी, ये तो लेजर्स तो आप बिल्कुल बना रहे हैं ताज़ा। तो बताएं जी किसी एक आध ट्रांजैक्शन में जिसमें मसला है, बोलें। 21 अक्टूबर को ही पेड 2/3 ऑफ द अमाउंट आउटस्टैंडिंग अगेंस्ट फर्नीचर परचेज ऑन 8 अक्टूबर इन कैश। वेरी सिंपल, 30,000 का फर्नीचर खरीदा था और उधार पे खरीदा था, तो हमने एंट्री पास की थी फर्नीचर डेबिट पेएबल फॉर ऑन अकाउंट का मतलब ऑन क्रेडिट होता है। ओरिजिनल ट्रांजैक्शन में देखें ऑन अकाउंट लिखा हुआ है, मतलब ऑन क्रेडिट। भाई आगे आ जाओ, साथ हो जाएगा, थोड़ा आगे आ जाओ। ऑन अकाउंट का मतलब ऑन क्रेडिट होता है। तो हमने उधार पे फर्नीचर खरीदा था, तो फर्नीचर डेबिट पेएबल फॉर फर्नीचर क्रेडिट हुआ था। अब वो 22 को कह रहे हैं, 21 को, वो 21 को कह रहे हैं 2/3 2/3 30,000 का 2/3 20,000 हमने पे कर दिया इन कैश। तो इसकी एंट्री होनी थी पेएबल फॉर फर्नीचर डेबिट कैश क्रेडिट। सही है। और जी उधर से भाई एक हाथ खड़ा हुआ था, बस जी। ओ, क्वेश्चन नंबर 3 आगे भी हैं। क्वेश्चन 3 तो मैं बिल्कुल भी नहीं बता रहा, इसमें क्या बताना आपको। क्वेश्चन 4 पढ़ते हैं। विच ऑफ द आइटम्स इन द फॉलोइंग लिस्ट आर लाइबिलिटीज एंड विच ऑफ देम आर एसेट्स। स्टॉक क्या है भाई? मैंने बी कहा था फिलहाल उड़ा दो, आपने उड़ाया नहीं मेरे दोस्त। मैंने कहा था ये जो ओवरड्रॉन बैंक है इसको भी उड़ा दो, नहीं पढ़ाया हुआ, टेस्ट में वैसे ही आ रहा है। बहरहाल जी, कैश ओवरड्रॉन फ्रॉम बैंक ये एक लाइबिलिटी होता है। फिलहाल उधार रख लें इस बात को। बेसिक्स के बाद नेक्स्ट वीक में हमने मंडे से होपफुली बैंक रेकन्सिलिएशन स्टेटमेंट का टॉपिक शुरू करना है, तो उसके अंदर ये कॉन्सेप्ट आ जाएगा बैंक ओवरड्राफ्ट का। बैंक में जितने पैसे पड़े होते हैं बैंक के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करके उससे ज़्यादा निकलवा सकते हैं। बातें क्यों कर रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रही। बैंक में जितने पैसे पड़े होते हैं बैंक से एक मुआहदा कर लिया जाता है, तो उससे ज़्यादा निकलवाने की इजाज़त होती है बैंक की तरफ से। तो वो फिर एसेट से लायबिलिटी में कन्वर्ट कैसे होता है बैंक अकाउंट, ये इंशाल्लाह अभी नेक्स्ट वीक में मंडे ट्यूसडे तक बात आ ही जानी है सामने। इसलिए फ़िलहाल इसको उधार रख लें, अभी जो काम करना है वो करते हैं। इसको सिर्फ ब्रैकेट में लिख लें, ये लायबिलिटी है। पढ़ाया नहीं हुआ इसलिए बता दिया इतनी तफसील से। ब्रैकेट में लिख लें, ये इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक के अंदर अंदर आपका क्वेश्चन खुद ही आंसर हो जाएगा। ओके, कैश ओइंग टू मिस्टर अदनान। मिस्टर अदनान को कैश ओ कर रहे हैं, यानी हमने कैश देना है अदनान को, इसका मतलब लायबिलिटी है।
कैश ओइंग फ्रॉम अदनान होता तो, कैश ओइंग फ्रॉम अदनान होता तो, यानी अदनान से पैसे आने हैं, वो एसेट हो जाता। कैश ओइंग टू अदनान, अदनान को पैसे देने हैं, अदनान को ओ कर रहे हैं हम। ओइंग टू अदनान, अदनान के पैसे देने हैं। ओइंग फ्रॉम अदनान, अदनान से पैसे लेने हैं। बहरहाल मुश्किल अंग्रेजी जी क्वेश्चन। अच्छा, लाइबिलिटी ही है, कैश ओइंग टू मिस्टर अदनान लाइबिलिटी ही है, तो आप सही करवा लेना। आपको टेस्ट मिला कैसे बेटा? ये किसका, जिसका नाम लिखा हुआ है ये उसने गलत किया होगा ना। अच्छा, तो फिर किसी ने कर दिया आपके पेपर पे, ये मैंने तो नहीं कुछ किया कसम से। नेक्स्ट जी, क्रेडिटर्स फॉर मशीनरी क्या है? लायबिलिटी। तो पहला एसेट, बाकी तीनों लायबिलिटीज हैं। दो का आपको पता है, तीसरा पता लग जाएगा इंशाल्लाह। ओके, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर्स फ्रॉम द ऑप्शंस अवेलेबल। डेबिट ऑलवेज मीन्स लेफ्ट साइड ऑफ एन अकाउंट, राइट साइड ऑफ एन अकाउंट, इंक्रीज इन लायबिलिटी, डिक्रीज इन एसेट। आई कैप की किताब से मैंने ये एमसीक्यू उठाया है, इसलिए एमसीक्यूज ऐसे ही आएंगे। कुछ आपने जो टॉपिक पढ़ लेना है ना, उस टॉपिक के अंदर से ही एमसीक्यूज होने हैं। तो टॉपिक जब पूरा हो जाएगा तो एमसीक्यूज देखा करेंगे। मैं साथ साथ एमसीक्यूज करवाया करूंगा आपको आगे जाके। बेसिक्स में ये पहले 2-3 चैप्टर्स के एमसीक्यूज फिलहाल नहीं करवाऊंगा, क्योंकि थ्योरी जो होती है वो मैं एंड पे जाके कंक्लूड करता हूँ। बाकी हम जैसे बीआरएस करेंगे, उसके एमसीक्यूज सब करने के काबिल होंगे आप। हम फिक्स एसेट डेफिनेशन का चैप्टर करेंगे, उसके सारे एमसीक्यूज करने के काबिल होंगे। जब चैप्टर कंक्लूड होगा तो हम एमसीक्यूज कर सका करेंगे। लेकिन मैं साथ साथ आपको एमसीक्यूज हर लेक्चर में, दूसरे लेक्चर में, वो मैं आपको जो है वो देता भी रहूँगा साथ साथ, ताकि एंड तक जाते जाते जो इंपॉर्टेंट होंगे वो हम देख चुके होंगे। बाकी फिर आपने सारे एमसीक्यूज आईकेप की बुक वाले, हमारी बुक के अंदर भी हैं, वो करने की ज़रूरत नहीं होगी। आप सारे मैं पढ़ूंगा, उसमें से ऐसे है ना कि एक ही जैसे 3 सिचुएशंस बनती हैं, एक ही सवाल 3 दफ़ा दिया होगा। अब मैं आपको एक सवाल पर्चे को लेक्चर के अंदर करवाऊंगा, एक एमसीक्यू, और बाकी 2 आपको ज़बानी समझाऊंगा। अगर ऐसा हो तो ये कर लेना, ऐसा हो तो ये कर लेना, तो वो तीनों कवर हो गए, तो आपका वॉल्यूम कम हो जाएगा काम का। तो जितने एमसीक्यूज होंगे वो इंशाल्लाह मैं खुद ही आपके साथ डिस्कस करूंगा, आइदर इन टेस्ट और इन क्लास। तो सारे एमसीक्यूज पढ़ के टाइम ज़ाया नहीं करना। हर टॉपिक के 30 से 40 एमसीक्यूज ही सिर्फ दिए हुए हैं, और अकाउंटिंग के एमसीक्यूज हैं, वो थ्योरी तो है नहीं, उसमें ज़्यादातर जो होते हैं वो कैलकुलेशंस वाले ही होते हैं। तो फिर ये काम मेरे पे छोड़िएगा आप, ये आपको मैं ही जितने एमसीक्यूज करवाऊंगा हर टॉपिक से वो इनफ होंगे। उसके अंदर रेपिटिशन जहाँ पे हो रही होगी वो मैं एक आपके सामने सिचुएशन रख के बाकी आपके साथ ऑप्शंस पे ही आपको वहीं पे समझा दिया करूँगा। इस तरह भी हो सकता है, ये सवाल इस तरह भी पूछ सकता है, एक ही वर्किंग में से 3 चीज़ें कौन कौन सी पूछ सकता है वो हम सामने वहीं पर देख लिया करेंगे। ठीक है, सही है। Unsold goods at the end of accounting year are classified as stock. Withdrawal of cash from business results into increase in asset, ना, increase in liability, decrease in liability। अच्छा सुनो, जितनी बात मैंने बोली उससे तो शायद हम सही थे, लेकिन पूरी बात से शायद ये बात सही नहीं है। फिर गौर से पढ़ते हैं। वो कहता है withdrawal of cash from business, आगे ये तो नहीं लिखा फॉर पर्सनल यूज, क्या लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ पर्सनल यूज। तो विड्रॉल ऑफ कैश फ्रॉम बिजनेस का मतलब तो यही है कि कैश बिजनेस से निकल जाएगा। ठीक है, बहरहाल चलें, अगर कैश बिजनेस से निकले तो एसेट बिजनेस के कम तो नहीं होते, है ना, और सॉरी ज़्यादा तो नहीं होते। सही है, ये तो हो गया ख़त्म। इंक्रीज इन लायबिलिटी ऑफ बिजनेस towards owner, decrease in liability of business towards owner, none of them। अच्छा, अब देखा जाए तो ऊपर पर्सनल यूज नहीं लिखा हुआ, लेकिन नीचे ऑप्शंस यही बन रहे हैं कि शायद ये ड्राइंग की बात ही कर रहा है कि ये विड्रॉल ऑफ कैश फ्रॉम बिजनेस का मतलब फॉर पर्सनल यूज की बात ही कर रहा है, क्योंकि नीचे ऑप्शंस जैसे दिए हुए हैं। एज इट इज़ क्वेश्चन उठा के लिखा, सर पैर को नहीं था इसका भी। अगर यहाँ पे सिर्फ ये लिख देता फॉर पर्सनल यूज़ तो आप बड़ी आसानी से इसको आंसर कर सकते थे, लेकिन इसने फॉर पर्सनल यूज़ की बात नहीं की हुई। ठीक है, ओके,
बहरहाल अब सामने ऑप्शन ही यही हैं, तो फॉर पर्सनल यूज ही अज्यूम करेंगे। या आप क्या कहना चाहते हैं, नन ऑफ देम कर दें? नन ऑफ देम कर दें। अगर कैश बिजनेस से निकल जाए तो बिजनेस की लायबिलिटी टूवर्ड्स ओनर कम हो जाती है। बनता तो यही है। कितने बच्चों ने यही लिखा? अच्छा, नहीं नहीं नहीं, डी कर लेते हैं। डी कितने बच्चों ने किया था? ये भी उतने ही हाथ हैं। जी अब्दुल बासित, क्या है आंसर? नहीं, इनका क्या आंसर है वो तो मुझे पता सी है। नहीं, आपने चेक किया है जो ये जितने लोगों ने हाथ खड़े किए, क्या सी था? अच्छा, तो ये फ्रॉड लगाते हो ना, मुझे पता था पहले। खुश हो लो, 2-4 टेस्ट हैं, नए नए टेस्ट दे रहे हो, पास हो लो पहले 1-2 टेस्ट, उसके बाद। बल्कि इनका मंडे को टेस्ट है, इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट कर लेंगे, लेजर बनाने आ गए हैं और जर्नल बनाना आता है, कर लेते हैं टेस्ट। देखता हूं मैं, फिर चैलेंज है मेरी तरफ से, मंडे वाले टेस्ट में पास होके दिखाओ। मेरे चैलेंज को आप एक्सेप्ट किया करेंगे और पास होके दिखाएंगे भी सही, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, बता रहा हूं। आप कहोगे वैसे भी हमें पता है ना। तुम खड़े हो ना, जरा जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो, टाइम नहीं है। ये कह रहा है सर वैसे भी हमें पता है आपसे बुरा कोई नहीं है। ये देखो, ये बात कर रहा है, ये अच्छा जी, टेस्ट के अंदर जो आता हो उसको कतअन नहीं छोड़ना, बस यही प्रैक्टिस है। टेस्ट मंडे वाले दिन थोड़ा टफ बनेगा, ठीक है? मंडे का टेस्ट उसको ऐसे ही समझें कि वो असेसमेंट ही है। वैसे अभी असेसमेंट आप लोगों की नहीं है ना, तो वो हम असेसमेंट ही कर लेते हैं। सबकी असेसमेंट चल रही है, आपकी भी असेसमेंट सही, ठीक है? वो असेसमेंट लेवल के टेस्ट होगा सिर्फ बेसिक्स में से। बेसिक्स हम तकरीबन ख़त्म कर चुके हैं। तो मैं बात करता हूँ, अगर अलाउ किया गया, इन्होंने मुझे अलाउ कर दिया, तो आपके असेसमेंट मैं मंडे को ले लूँगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट वीक जब बन रही होगी असेसमेंट, उस वक्त नॉर्मल टेस्ट ले लेंगे, जो चीज़ चल रही होगी, ठीक है? डन। ये मैं पता कर लेता हूँ, अभी बात कर लेता हूँ, डिस्कस कर लेता हूँ क्वालिटी एश्योरेंस वालों से। अच्छा जी, आज एक नया काम सीखने जा रहे हैं। थोड़ा सा डाटा जी शेयर करूंगा। ट्रायल बनाना आ गया ना, बट ट्रायल से कौन सा बैलेंस नहीं हो रहा? नहीं हो रहे, अपनी गलती है खान साहब, कोई बात नहीं, टाइम तो लगता ही है ना जी। ये फजूल काम है, इतने ज्यादा ट्रांजैक्शन से लेजर सारे बनाएं, फिर इतनी ट्रांजैक्शन के लेजर्स को हर एक को बैलेंस करें, फिर उससे खान साहब 2 दफा 3 दफा ट्राई करें, हो जाएगा इंशाल्लाह। उन सवालों के अंदर सुने, प्रैक्टिस थी सिर्फ, वो प्रैक्टिस करनी है, ट्रायल को बैलेंस करना है। सुन ले प्लीज। मसला ये है कि उसके सोल्यूशन मैं बिल्कुल भी नहीं बना के दे रहा, लेकिन जो होमवर्क के क्वेश्चन है उनके सोल्यूशन आज अब्दुल बासित बना देंगे, और ट्रायल का सोल्यूशन आपको कल हैंड रिटन या प्रिंटेड फॉर्म में मिल जाएगा, ठीक है? लेकिन आपने जो कल ट्रायल बैलेंस के जो आपने क्वेश्चंस कल ट्राई किए थे, मैंने जो दिए थे वो बेसिकली ट्रायल के थे नहीं, इसलिए बुक के अंदर उसका सोल्यूशन भी नहीं है, वरना मैं कॉपी करा के दे देता, ठीक है? तो उसको आप एक बार, कितने बच्चों का बैलेंस हो गया था ट्रायल? तकरीबन सबके ही हो गए हैं जी, ठीक है? एक वाले नहीं, दोनों की बात करो, जिनके दोनों बैलेंस हो गए हाथ खड़ा करें। दोनों, तीनों हो गए, ये हाथ देख लें आप। तो इसलिए आप मेरे ख्याल में खुद पे थोड़ा सा अगर गौर कर लेना, ठीक है? मुझे ऐसे बोलने के, सॉरी ये नहीं हुआ, ऐसे नहीं करते थे, मोहब्बत से प्यार से बोला करें खान साहब जी। सोल्यूशन मिल जाएंगे कल आपको तीनों के, ठीक है? लेकिन उनको मिलेगा जो एक ट्राई दिखाएगा अब जाकर करने के बाद, ठीक है? जिनके पहले से बैलेंस है उनको तो सिर्फ जरूरत नहीं दोबारा करने की, जिनके बैलेंस नहीं है वो 2 बार नजर आ रहा होगा उनके रजिस्टर के ऊपर ना, ठीक है? एक और ट्राई आज जाके करें, वो ट्राई दिखाकर अब्दुल बासित से सोल्यूशन ले लेंगे, ठीक है? ओके, ठीक है अब्दुल बासित बेटा, ओके? थोड़ा सा डाटा बनाते हैं।
हम जो है वो कोई दुकान बनाते हैं, ठीक है, हमारे पास प्लीज दस यूनिट्स किसी चीज के हमने खरीद लिए फॉर ₹20 ईच। ये इस लेवल का टेस्ट नहीं होता यहाँ पे फिलहाल इन्वेंट्री पढ़ने से पहले, लेकिन बात मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा ध्यान से, आधा घंटा लगता है तो लग जाए, आसान हो जाएगा, आराम आराम से समझें, कोई जल्दी नहीं है, ठीक है। थोड़ा डाटा चीज़ें ज़्यादा डाल रहा हूँ, इस लेवल पे होनी नहीं चाहिए वैसे, लेकिन अगर ध्यान से समझेंगे तो ये बात भी समझ आ जाएगी और आइंदा के लिए ज़िंदगी में ये बात आसान भी हो जाएगी। हमने 10 यूनिट्स खरीदे ₹20 ईच के। उसके बाद हमने दुकान का किराया पे किया, पेड रेंट ऑफ, बस जिस चीज़ के भी किराया था, पेड रेंट ₹50, 50 फिगर्स पे नहीं जाना, ठीक है। उसके बाद हमने अपने एक मुलाजिम को जो दुकान पे रखा हुआ था उसको सैलरी भी पे की ₹20, ठीक हो गया। अच्छा, फिर हमने कुछ चीज़ें बेची, सोल्ड 7 यूनिट्स फॉर ₹25 ईच, ठीक है जी, जायज़ मुनाफा रखते हैं, ठीक है, समझ गए हैं मैं किस तरह जा रहा हूँ। चीज़ें खरीदी हमने, 10 थी, बेची 7, तो 3 यूनिट्स हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक बन रहा है, ठीक है। अज्यूम करते हैं ये 2017 की बात, 18 की बात, 1900 चल रहा है, चलो 17 की बात है, पूरे साल में ये काम है। आप बेटा डाटा छोटा है, फिगर्स छोटी हैं, इस तरह की बातें कभी भी ना सोचा करें, कॉन्सेप्ट पे पूरा ध्यान दिया करें। किसी के पैसे ज़्यादा लिख लें या थोड़े लिख लें, आपको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये किसी के पैसे होते हैं, अकाउंटेंट्स, ओके। अच्छा, अब ज़रा गौर तलब बात, जो करना है वो तो यहाँ पे करेंगे, ज़रा पहले एक ट्राई मारते हैं। आपको पता है प्रॉफिट क्या होता है? आपने इसको 10 कर लें, इसको 30 कर लें, ये 9 बाद में सब बिगड़ जाए। अच्छा, बस कॉन्सेप्ट देना ना, डाटा तो फिर बाद में। अच्छा, आपको पता है प्रॉफिट क्या होता है? इनकम माइनस एक्सपेंसेस, इनकम माइनस एक्सपेंसेस। तो मैंने कहा जी मेरी इनकम, बल्कि सेल ही लिख लेते हैं, सेल जो है वो टोटल कितनी हुई? 7 यूनिट्स, और हर यूनिट कितने का? 30 रुपये का, कितना बना? 210, ठीक है, 22 का। मैं यहीं पे थोड़ा सा लॉस लाने की तरफ जाना चाह रहा हूँ, पॉइंट समझाना है ना। हमने इसमें से लेस करना है परचेजेस, ऐसे ही है। परचेजेस कितनी की हमने? 10 यूनिट्स खरीदे, हर एक 22 का था, तो 220। तो इसका मतलब हमें 10 रुपये का क्या आ गया? नुकसान, लॉस। चलो दुकान बंद करें और चलें, क्या ऐसे ही अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, बस ठीक है, छोड़ो, ठहरो ना, अभी क्या नज़र आ रहा है भाई? दुकान बंद कर देगा बेचारा दुकानदार या नहीं, बताओ? अगर आपने उसको ये रिजल्ट इस तरह से दिखाया तो क्या कहेगा? यार पहले ही साल में नुकसान आ गया, और अभी तो कुछ खर्चे बाकी हैं माइनस होने। ये प्योर लॉस है,
यानी कि हमने सिर्फ चीजें बेची हैं जो उनमें से माइनस फिलहाल सिर्फ क्या किया है, जो चीजें खरीदने पर कॉस्ट आई थी, जिस दुकान में रख के बेची उसका किराया भी माइनस नहीं किया, जिस छोटू ने भाग भाग के ग्राहकों को चीजें पकड़ाई उसकी सैलरी अभी माइनस नहीं की हैं, ये भी हमारे खर्चे ही। बात समझ रहे हैं? तो इस हिस्से को प्योर ट्रेडिंग कहते हैं ना। प्योर ट्रेडिंग, ट्रेडिंग क्या होती है? खरीदो फरोख्त। क्या होती है जी? खरीदो फरोख्त। तो खरीदो फरोख्त यहां पे आ गई, इसको हम कहा करते हैं, ये ट्रेडिंग रिजल्ट्स हैं, ठीक है। उसके बाद फिर मजीद खर्चे भी तो हैं, वो भी तो बिजनेस के खर्चे हैं। दुकान का ही किराया दिया है, दुकान के छोटू के ही सैलरी पे की है, तो लेस रेंट एक्सपेंस, लेस, ये मैंने ब्रैकेटें क्यों लगा दी? अच्छा, पता है आपको? पता है आपको? नहीं पता तो मैं बता देता हूं अभी अभी। ये 10 की बजाय ना 15 कर दें, जरा मिक्स हो रहे हैं यहाँ पे 10 और 15। अकाउंटिंग के अंदर माइनस का साइन लगाने की बजाय ब्रैकेट लगा दी जाती है, बस इतनी सी बात है, इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेस का मतलब हम ब्रैकेट लगा दिया करते हैं, अकाउंटिंग के अंदर माइनस ब्रैकेट से शो किया जाता है। ओके, ठीक है। और पॉजिटिव अगर हमने रखना कुछ तो वो प्लस। अब हमारे पास नेट लॉस कितना आया? नेट लॉस कितना आया? 40। अब तो पक्के घर चलो भाई। प्रॉफिट एंड लॉस सही मानों में तो फिर यही बनता है जाके। तो ग्रॉस मतलब प्योर ट्रेडिंग की एक्टिविटी से जो रिजल्ट आया, प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, ये ग्रॉस ट्रेडिंग एक्टिविटी। और फिर मजीद खर्चे निकल जाएं तो वो नेट कहलाता है। हमने ये बनाया है बेसिकली, हमने एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया है, इसको इनकम स्टेटमेंट कहते हैं वैसे तो, इसका नया वाला नाम बाद में पढ़ेंगे, याद भी हो जाएगा फिर। स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रीहेंसिव इनकम वैसे कहते हैं नए नाम को, वो बाद में लिखेंगे। ये क्या है? इनकम स्टेटमेंट। क्या है जी? इनकम की एक स्टेटमेंट बनाई हमने कि हमें इनकम इतनी हुई, एक्सपेंसेस इतने हुए। इस इनकम की स्टेटमेंट में दो हिस्से होते हैं, एक को हम कहते हैं ट्रेडिंग अकाउंट और दूसरे को कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। एक कहलाता है ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये हिस्सा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहलाता है, और ये हिस्सा ट्रेडिंग, यानी प्योर ट्रेडिंग के रिजल्ट जिसने शो किए, ट्रेडिंग अकाउंट, चीजें खरीदी और बेची, और कोई खर्चा यहां पे हमने नहीं रखा, बाकी खर्चे माइनस किए तो वो नेट पे पहुंचे। तो क्या आपके ख्याल में हमने बिल्कुल सही अकाउंटिंग की है? बोले, क्या आपके ख्याल में लॉजिकली ये अकाउंटिंग आपको अपील करती है? कितने बच्चों कर रही है? 9 से 9, ये 9 वाले चुप करके बैठे। कितने बच्चों को ये अपील कर रही है? मेरे साथ भी तो कोई हो जी। सही है, ये बिल्कुल सही है। 2 3 सही है, बिल्कुल सही नहीं है। सुने अब, सही क्यों नहीं है? देखें सही क्यों नहीं है, सुने गौर से। हमने इनकम स्टेटमेंट में इनकम कितने यूनिट्स की रिकॉर्ड की है? एक्सपेंस अभी तो 3 यूनिट्स एक्सपेंस बने ही नहीं, 3 यूनिट्स तो एक्सपेंस बने ही नहीं। सेल्स 7 यूनिट की हैं तो फिर कॉस्ट भी 7 यूनिट की ही होनी चाहिए। सेल्स 7 यूनिट की हैं तो यहां पे लेस कॉस्ट भी, अभी मैं ग्रॉस लॉस या प्रॉफिट की बात कर रहा हूं, इधर नहीं पहुंचा अभी, मैं आगे की बात नहीं कर रहा, अभी मैं प्योर ट्रेडिंग की बात कर रहा हूं।
ट्रेडिंग की बात कर रहा हूं कि जितने यूनिट्स इनकम में, जितने यूनिट्स की इनकम नजर आ रही है उसकी अगेंस्ट एक्सपेंस या कॉस्ट भी उतने ही यूनिट्स की नजर आनी चाहिए। इसका मतलब ये काम आपने सही नहीं किया। परचेज सारे की सारी तो एक्सपेंस नहीं हुई, एक्सपेंस तो तब बनती जब सारी की सारी बिक जाती। अभी तो 3 बिके ही नहीं है। और हमने तो कहा था जो चीजें खरीद के लाएं और बिके ना, वो एक्सपेंस नहीं बल्कि एसेट बनती हैं, जिसका नाम क्या था? स्टॉक। इसका मतलब हमने ये ट्रेडिंग अकाउंट गलत बनाया। ट्रेडिंग अकाउंट बनाने का तरीका क्या होगा फिर वो सीखते हैं आज। चले ट्रेडिंग अकाउंट सिर्फ बनाना सीख लेते हैं, बल्कि इनकम स्टेटमेंट ही सिखा दूंगा। पहले तो ट्रेडिंग अकाउंट की प्रैक्टिस कर लेते हैं। इनकम स्टेटमेंट हमने गलत बनाई, उसमें ट्रेडिंग अकाउंट गलत बना हुआ है। कैसे गलत बना हुआ है मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सेल्स तो बिल्कुल ठीक लिखी है आपने, कितनी? 7 यूनिट्स, हर एक 30 का बिका, तो 210 रुपये का रेवेन्यू सेल्स बनती भी थी। ये हमारी इनकम भी है, ठीक है। लेकिन हमने इसमें से लेस परचेजेस नहीं करनी होंगी, हमने इसमें से लेस करनी होगी वो कॉस्ट जो इन्हीं सेल्स की है, ठीक है। सेल्स 7 यूनिट्स की हैं तो कॉस्ट भी 7 यूनिट्स की ही हो, यानी यहां पे जो कॉस्ट आए वो सेल्स की ही कॉस्ट आए। आपके यूनिट्स 7 सेल हो रहे हो, आप कॉस्ट 10 की ले लें, तो ये आप लाइक विद लाइक को कंपेयर, एक कॉन्सेप्ट अकाउंटिंग के अंदर मैचिंग कॉन्सेप्ट, एक्रूअल बेसिस पे जब जाऊंगा चैप्टर पे तो मैचिंग कॉन्सेप्ट की बात भी करूंगा आपके साथ। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है, थोड़ी थोड़ी बात तो करते चलें। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है, जो सेल्स 7 यूनिट्स की हैं तो रिलेटेड एक्सपेंस भी 7 यूनिट्स के ही आने चाहिए। लाइक विद लाइक का कंपैरिजन करें ना, आप 7 यूनिट बेचे हैं तो कॉस्ट भी 7 यूनिट की ही लो। बात समझ आ रही है? तो इसलिए हम यहां पे कॉस्ट को कॉस्ट ऑफ सेल्स लिखा करते हैं हमेशा। सिर्फ वो एक्सपेंस लेंगे जो ऊपर वाली सेल से रिलेटेड है। क्या मतलब? हमारे पास स्टार्ट में कुछ पड़ा था, अच्छा एक लाइन छोड़ देना, अभी उसको रहने दें। हमने कितनी परचेजेस की? बोले परचेजेस टोटल 10 यूनिट्स खरीदे, हर एक 22 रुपए का था। ओके, तो टोटल कितनी परचेजेस कर डाली? 220 की, ठीक है। क्या ये सारी की सारी चीजें बिक गई हैं? क्या हमारी परचेज सारी की सारी कॉस्ट बन गई है? इसमें से कितनी कम है? अभी 3 लेस करो इस परचेज में से। इसको हम क्या कह रहे हैं? क्लोजिंग डेट पे हमारा स्टॉक या इन्वेंट्री, जो नाम देना चाहे। परचेजेस में से क्या लेस कर रहे हैं? जो चीजें अभी नहीं कॉस्ट बनी, क्योंकि यहां पे हमने कॉस्ट निकालनी है सेल्स की, तो परचेज में से माइनस कर रहे हैं वो चीज जो अभी नहीं कॉस्ट बनी। बात समझ रहे हैं? तो कितनी चीजें अभी नहीं कॉस्ट बनी, उनकी कॉस्ट बहरहाल थी कितनी? तो बताएं। 60। एक लाइन ऊपर जब आप नोट करेंगे ना, पहली लाइन खाली छोड़ दीजिएगा, उसके बाद ये परचेज लिखिए। कॉस्ट ऑफ सेल की हेडिंग देनी है, फिर एक लाइन खाली छोड़ देनी है। उसकी बात अभी थोड़ी देर में करता हूं, 2 मिनट में बस, ठीक है। तो अब मुझे बताएं असल में कॉस्ट कितनी आई है? 220 में से 66 माइनस करके बताएं कॉस्ट कितनी आई? 154। अब सेल्स भी 7 यूनिट की है, देखो, और 10 में से 3 माइनस हो गए, तो ये कैलकुलेटर उठाओ, पता लग जाता है। अगर एक यूनिट 22 रुपए का है, एक यूनिट 22 का है, तो 154 को 22 से डिवाइड करके देखो ये कितने यूनिट्स की कॉस्ट पड़ी है? 7 की। 7 की सेल, ये कितने यूनिट्स की सेल है? 7 की। ये कितने यूनिट्स की कॉस्ट है? 7 की। लाइक विद लाइक को कंपेयर कर रहे हैं। अब ये है सेल्स और ये इन सेल्स की कॉस्ट, सेल्स और इन सेल्स की कॉस्ट। बात समझ आ रही है? तो हमने सेल्स में से लेस परचेजेस नहीं किया करनी, हमने सेल्स में से लेस
कॉस्ट ऑफ सेल्स किया करनी है। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स का टोटल क्या है, ये डिब्बा कॉस्ट ऑफ सेल्स के लिए अलग बना दिया। कॉस्ट ऑफ सेल्स का टोटल क्या निकला 154। अब ये सब गौर से देखें इधर, 154 में से 210 में से 154 को 56। तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, दुकान बंद करके आप अकाउंटिंग सही नहीं कर रहे थे कि आपको ग्रॉस में ही लॉस नजर आ गया। ये तो कोई बात ना हुई कि आप जितने की चीज बेच रहे हैं उससे महंगी खरीद के ला रहे हैं, फिर कौन सा कारोबार कर रहे हैं भाई। तो ये तो देखते ही दिल दहल गया था दुकानदार का, ये क्या जितने की चीज खरीद के लाया हूं उससे महंगी बेचने की बजाय प्रॉफिट रख के उससे सस्ती बेच रहा हूं। ये तो भाई कारोबार की तो बिल्कुल ही मुनाफी होगी ना बात, कारोबार तो ना हुआ। फिर बात समझ आ रही है, ठीक है। तो फिर हमने क्या किया, हमने आज कॉन्सेप्ट सीखा ट्रेडिंग अकाउंट का। ट्रेडिंग अकाउंट में ये देखो, ये क्या आ गया अब हमारे पास, ये क्या आ गया, बोलो ग्रॉस बिल्कुल ग्रॉस है, लेकिन क्या है ग्रॉस, प्रॉफिट है। अभी थोड़ी देर पहले यहीं पे ग्रॉस लॉस नजर आ गया था, ठीक है ना। तो वो भी आज आ सकता है, ये नहीं कि वो नहीं आ सकता, पर वो फिर वाकई कारोबार बंद करने वाली सिचुएशन बनती है अगर आपको ग्रॉस में ही लॉस आने लग जाए। बहरहाल आ सकता है। तो ग्रॉस प्रॉफिट है हमारे पास 56 रुपए। क्लियर है ये बात समझ आ गई, हाथ खड़ा कर दें। ये बहुत मुश्किल कॉन्सेप्ट था, अगर ये समझ आ गया तो फिर जिंदगी आसान होगी। अब प्रॉफिट एंड लॉस बन जाया करेगा, और कुछ नहीं, और कोई नहीं है मसला, ठीक है। सेल्स 7 यूनिट्स की, तो ये कॉस्ट भी 7 यूनिट्स की है। आजमा भी लिया हमने, इसलिए मैंने पर यूनिट किया, हालांकि ऐसे होता नहीं है। आपको ये फिगर दी जाया करेगी सवाल में, ये फिगर गिवन होगी तो आपने बस प्लस ये फिगर गिवन होगी, खुद मल्टीप्लाई करके नहीं निकालना पड़ेगा आपको। ये सब फिगर्स गिवन होंगी, समझाया इसीलिए ताकि मैं ये कॉन्सेप्ट दे सकूं आपको कि सेल भी 7 यूनिट्स की है तो कॉस्ट भी 7 की ही रखी। अगर ये ना करते तो सेल 7 की थी, कॉस्ट कितने की पड़ी थी 10 की। तो लाइक विद लाइक का कंपैरिजन ही नहीं कर रहे। तो सेल्स में से माइनस परचेजेज नहीं। तो आज पता चला है सारी की सारी परचेज एक्सपेंस नहीं होती। सारी की सारी परचेज एक्सपेंस, अगर परचेज किए हुए यूनिट्स सारे के सारे बिक गए तो फिर कुछ भी स्टॉक में नहीं है, फिर सब एक्सपेंस। और अगर कोई चीज खरीदी, परचेजेस की गुड्स सेलिंग पर्पज के लिए, लेकिन सेल नहीं हुई, सारी बच गई, तो उन बची हुई चीजों को क्या कहते हैं, स्टॉक। तो स्टॉक एक्सपेंस थोड़ा ही है, स्टॉक तो एसेट है। तो एक्सपेंस में से तो निकालो इसको। ये हमने क्या किया है, परचेज में से माइनस कर दिया, इसको माइनस करके कहां ले गए ये बाद में देखते हैं। एसेट बना ना, तो जहां एसेट्स, कहीं बाकी एसेट्स आएंगे ये भी वहीं पे जाएगा। अभी बाकी एसेट्स ने कहां पे आना ये मैंने नहीं बताया आपको। कोई बात समझ आई है, पक्की बात है, समझ आई बात। तो ये 7 की सेल, 7 की कॉस्ट ऑफ सेल, ये जीपी आ गया। अब आगे बढ़े। अब इसके बाद लेस रेंट एक्सपेंस कितना 20, लेस कर दें, लेस ही चलने दें, लेस की हेडिंग के। सैलरी एक्सपेंस कितना 15। तो अब नेट प्रॉफिट कितना आ गया। आप इसका भी टोटल कर सकते हैं, यहां पे टोटल करें 35, उसको माइनस कर दें ताकि आपको लगे लेस। वेल चलें ऐसे भी ठीक है जी। 21, ये क्या आ गया हमारे पास, नेट प्रॉफिट। ठीक है जी, ठीक है, चलाई जाए काम, दुकान चलनी रहनी चाहिए। ये थाउजेंड्स में है, मिलियंस में है, ठीक है। आप खुश हो। नेट प्रॉफिट, ये बात समझ आ गई। अभी थोड़ा सा और भी इसी एग्जाम्पल को बढ़ाते हैं। बहरहाल ये हिस्सा सेल्स से लेकर ग्रॉस प्रॉफिट तक, ये सारा क्या कहलाया करेगा, ट्रेडिंग अकाउंट। और इसके बाद वाली कहानी जो यहां से स्टार्ट हो रही है, इसके बाद जीपी के बाद से लेके नेट प्रॉफिट तक, ये कहलाया करेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आप कहेंगे अकाउंट तो लेजर की तरह से होता है, ये लेजर की तरह से बन सकता है, बट छोड़ो, ये स्टेटमेंट फॉर्म में ही बनाया करेंगे। बन सकता है ये भी लेजर की तरह से, अकाउंट ही है ये भी।
वो लेजर भी स्टेटमेंट फॉर्म में आ सकते हैं, फिर जब मौका होगा ज़रूरत पड़ेगी सिखाऊंगा लेजर को स्टेटमेंट फॉर्म में करना, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बस ये भी अकाउंट है, बनाएंगे ऐसे ही, बस फिलहाल ऐसे ही मान लें। बहुत सी चीज़ें अभी स्टार्ट में मैं ऐसे ही कह देता हूँ, चलते चलते अभी तक इतनी चीज़ें समझ आ गई हैं तो आगे भी सब समझ आ ही जाएंगी इंशाल्लाह। ठीक है, कुछ नोट करना है तो फिर ये बनाकर ऐसे कर दीजिएगा, ये सही नहीं है, बनाकर कीजिएगा, अच्छी बात है, ताकि पता रहे कि गलती क्या हुई थी हमसे। जल्दी करें, टाइम खत्म हो गया। मैंने तो प्रॉफिट एंड लॉस पूरा बनाना सिखाना है, फिर बैलेंस शीट भी सिखानी है अभी। जल्दी करें, शाबाश। स्टेटमेंट बनाई है फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर, अज्यूम कर लेते हैं 31 दिसंबर 17। ठीक है, ये मैंने इनकम स्टेटमेंट किस साल की बनाई है? 17 की। अब 18 के ऊपर आ जाए, सबकी तवज्जो चाहिए, बस नोट करना रोक दें, नहीं मिटाता, रोक दें, नहीं मिटाता, इधर इसीलिए आ गया हूं। 2018 में अब दुकान चूंकि चल निकली है, मजीद चीजें खरीदी, परचेज्ड कोई 25 यूनिट्स, अभी रेट वही रखें एट द रेट ऑफ 22 ईच। ये किसी वजह से रेट यही सेम ही रखना है, ठीक है ना, बस जो समझा रहा हूँ बात वो समझने फोकस करें, इन्वेंट्रीज का टॉपिक नहीं पढ़ा रहा अभी आप, ठीक है। परचेज 25 यूनिट्स एट 22 ईच, उसके बाद पेड रेंट ऑफ रुपीज़, ये थोड़ा सा बढ़ गया, 30 हो गया, 35 हो गया, और छोटू भी थोड़ा तजर्बाकार हो गया, और उसकी तनख्वाह हो गई है 25, ये 25 ऊपर पड़ा हुआ, ये 45 कर ले, ये 35 कर ले, ज़रा फिगर्स मैं कहता हूँ एक जैसी ना ना। हाँ, और सोल्ड की बात करें तो सोल्ड सोल्ड 26 यूनिट्स एट रुपीज। और चलो खलो जा वीर, खलो जा, पहले जो सब्र कर, जब मैं लिख लें दो, मैं फिर आता हूँ। 30 ईच, यही तो मैं चाह रहा हूँ कि ये सोचें कोई बच्चे के 25 यूनिट्स खरीदे हैं और 26 बेच लिए। ये कैसे हुआ? पिछले साल आपके 3 यूनिट्स बिकने से रह गए थे, ये पड़े हैं क्लोजिंग स्टॉक। भाई सही है। तो भाई अगर मैं इनकम स्टेटमेंट बनाना चाहूं तो सबसे पहली बात जो मैं 18 की इनकम स्टेटमेंट में लिखना चाहूंगा वो ये लिखना चाहूंगा, इनकम स्टेटमेंट नहीं, उसके अलावा अलग से जो आप कॉन्सेप्ट्स लिखते हैं कि क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वन पीरियड विल बिकम ओपनिंग स्टॉक ऑफ नेक्स्ट पीरियड। अगर स्टॉक पड़ा है, एसेट है, तो इस साल का स्टॉक रात को जो 31 दिसंबर 17 की रात को शटर बंद किया, जो 3 यूनिट्स पड़े थे, यकम जनवरी 18 की सुबह जब उस शटर को ओपन करोगे तो वो 3 वहीं पे पहले से मौजूद होंगे। ठीक है, तो समझो आपकी टमाटरों की दुकान है, तो ये टमाटर पहले आपने ये वाले 3 लाजमी बेचने हैं, वरना ये वाले खराब हो जाएंगे। समझ आ रही है ना बात की? चलें ये बाद में समझाऊंगा, ये तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन, वो तो इन्वेंट्री में पड़ेंगे, फिलहाल छोड़ें। अभी क्या 25 खरीदे और 26 बेच लिए, कैसे मुमकिन हुआ ये? तो फिर सबसे पहली बात जो याद रखने वाली होगी कि एक पीरियड का फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 18। जी याद रखने वाली बात क्या है? एक पीरियड का स्टॉक क्लोजिंग वाला अगले साल का ओपनिंग स्टॉक बना करता है। ठीक है, ओके। मैं कोशिश करता हूं जरा अगले साल की इनकम स्टेटमेंट बनाने। कितने यूनिट्स बेचे? 26 ना, इंटू 30। जी कितना टोटल हो गया? 2 है 780। ठीक है,
इस सेल्स में से लेस क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ इसी सेल की कॉस्ट माइनस करनी है, कॉस्ट ऑफ इसी सेल। ओके, सेल्स कॉस्ट ऑफ यही वाली सेल। ठीक है, अब ये 26 यूनिट्स बिके हैं ना, तो यहां कॉस्ट भी 26 की आएगी। अभी बस यहां पे ये काम हो जाया करेगा खुद ब खुद। जैसे मैंने आपको कहा परचेजेस हुआ करती हैं, ठीक है, परचेजेस कितनी है, बोले 25, कितनी, 22 रुपए के हिसाब से 550, ठीक है। और क्लोजिंग तो बाद में निकालते हैं, सबसे पहला काम क्या करो, ये क्लोजिंग अगले साल का ओपनिंग बनाओ। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या किया करेंगे, हमारे इस कॉस्ट ऑफ सेल के फॉर्मेट में सबसे पहली चीज आया करेगी ओपनिंग स्टॉक। क्या आया करेगा जी, तो यहां पे ओपनिंग स्टॉक क्यों नहीं नजर आया था, ठीक है, यूं लिख लेते हैं, स्टार्टेड बिजनेस इन 2017। ठीक है ना जी, आपकी, वरना मैंने कह दिया था काफी था, लेकिन चले आपकी तसल्ली के लिए लिख भी दिया, सवाल मेरा ही था ना, तो मैंने कह दिया तो वही सवाल ही मैं बना रहा था, 12 लिख भी दिया। 17 में बिजनेस शुरू किया तो ओपनिंग में कोई स्टॉक नहीं था, फिर ऐड हुआ करती हैं परचेजेस ओपनिंग में, ठीक है, और लेस हुआ करता है क्लोजिंग स्टॉक। ऐड क्यों करते हैं, ये देखें कितना स्टॉक पड़ा था 3, कितने रुपए के हिसाब से 22 के, कितना बना 66। यानी हम कह रहे हैं कि हमारे पास 3 पहले से पड़े थे, 25 हमने मजीद खरीद लिए, तो ये टोटल अवेलेबल कितने हो गए 28। अब इन 28 में से तो 26 बेच सकते हो ना, तो ओपनिंग पड़े थे, मजीद खरीद लिए 25। भाई समझ आ रही है, तंग तो नहीं, इसको ऐसे कर लेते हैं, प्लस दूर से नजर आए, ऐड प्लस ये माइनस, ठीक है। ओपनिंग में ऐड किया, पहले से पड़े थे 2, 3, 25 और खरीदे, अब टोटल हमारे पास अवेलेबल कितने सेल के लिए 28। अब इन 28 में से कितने बिक गए, तो मुझे बताओ, बकाया क्लोजिंग में कितने पड़े हैं 2, कितने जी 2 इंटू 22, क्या आंसर आ गया 44 माइनस करना। हमेशा कॉस्ट ऑफ सेल में क्लोजिंग स्टॉक क्या हुआ करेगा, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक कैसे कॉस्ट ऑफ सेल हो सकता है, कॉस्ट ऑफ सेल, सेल मतलब गई चीजें, कॉस्ट ऑफ सेल, क्लोजिंग स्टॉक तो पड़ा ही इधर है, आप कह रहे हैं कॉस्ट ऑफ सेल में से हमेशा इसको माइनस कर दिया करेंगे। ठीक है, ये क्या हो रहा है देखें, माइनस, पिछले साल भी क्या हो रहा था माइनस, पिछले साल ओपनिंग स्टॉक क्यों नहीं है, बिजनेस स्टार्ट किया था तो पहले से स्टॉक कहां से आ गया, ऐसा कौन सा जादुई बिजनेस था जी, बताएं जी 572, ये कॉस्ट ऑफ सेल का टोटल है, ये टोटल आ गया। ये फिलहाल मैंने क्या निकाला, कॉस्ट ऑफ सेल का टोटल, ये डिब्बा क्या है कॉस्ट ऑफ सेल। अब इसको करना क्या है, सेल में से लेस, ये बाद में मैंने ऐसे लेस लिख दिया। ठीक है जी, बोले 208, ये क्या है ग्रॉस प्रॉफिट। असल में तो सिर्फ इतना सिखाना था आपको आज, बहरहाल चले, साथ ये भी हो गया काम। क्या बेटा, क्या नहीं समझ आया हैं, क्या ओपनिंग स्टॉक का फॉर्मेट समझ नहीं आया, ये लो अब ठीक है। अब ठीक है, अठारह में आए, ओपनिंग में कितने यूनिट्स पड़े हैं आपके पास, बोले, आप इधर देख रहे होते तो समझ आता, मैं 3 दफा मुड़ा हूं, कभी इधर कभी उधर, इधर देखो, इधर देखो ना, देखो देखो, ओपनिंग में कितने यूनिट्स पड़े थे 3, मजीद कितने खरीदे 25, टोटल कितने हो गए, ये 28 आपके पास क्या है अवेलेबल फॉर सेल।
ये ओपनिंग कहां से आए? जो पिछले साल क्लोजिंग में स्टॉक रखा था, नहीं बिका था, क्या अगले साल 31 नवंबर 17 की शाम को गए, ये स्टॉक छोड़ के गए, तो यकम जनवरी 17-18 की सुबह कहीं गायब हो जाना था इसने? नहीं। तो सबसे पहले तो हमारे पास यही यूनिट्स पड़े थे। 25 मजीद खरीदे तो टोटल कितने हो गए? ये 28 क्या हैं? अवेलेबल फॉर सेल। अभी इसमें से सेल कितने हुए? बोलो 26। तो बकाया कितने अभी भी पड़े हैं? ये क्या है? क्लोजिंग स्टॉक। बिल्कुल भी ऐसे ये काम आपने अभी नहीं करना। ये तो बहुत एडवांस बात मैंने जरा समझा दी आपको माजरत के साथ, क्योंकि मैं ये यूनिट्स के साथ जरा खिला के आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाह रहा था। बात समझ रहे हो? अभी आपका लेवल क्या है? आपको सेल की फिगर गिवन होगी 780, ये नहीं है सामने। ओपनिंग स्टॉक होगा, परचेज, क्लोजिंग स्टॉक होगा। ठीक है, अब बताओ क्या मसला क्या है, स्पेसिफिकली बताओ। 3 पड़े थे, 25 मजीद आ गए, 28 अवेलेबल हो गए, 26 बिक गए, तो क्लोजिंग क्या है जी? अब बोलो यार, स्पेसिफाई कर दो ना क्वेश्चन, वरना तो मुझे वहां 2017 जहां से लिखा हुआ स्टार्टेड बिजनेस, वहां से शुरू करना। बेटा परचेजेस को ऐड करना है, क्लोजिंग को माइनस करना है। प्लीज मेरा और उसका बम। अच्छा कोई बात नहीं बेटा, ये सारे ही आपके साथ के हैं, मेरे से अच्छे ही हैं सब। फिर भी बोलो दोबारा, नहीं पढ़ेंगे आगे, आपका क्लियर नहीं होगा तो कॉन्सेप्ट बोलो। क्वेश्चन समझा दो ना मुझे। आपने दुकान ओपन की, आपके पास पहले से स्टॉक पड़ा है, ओपनिंग में मजीद खरीद के लाए, आपने शेल्फें भर ली, ये आपके पास अवेलेबल हो गए। अब आपने बेचने शुरू किए, बेचते जा रहे हैं, तो ओपनिंग तो सबसे पहले बेचा ना, परचेज भी बेचते जा रहे हैं, ओपनिंग में से भी बेचा, परचेज में से भी बेचा, करते करते 25 बिक गए, 26 बिक गए, अभी भी कितने बच गए? 2। तो कॉस्ट ऑफ सेल में हमेशा ओपनिंग और परचेज ऐड किया करेंगे। इस डिब्बे के अंदर ये दोनों पॉजिटिव आया करेंगे और माइनस कर दिया करेंगे स्टॉक, क्योंकि वो बिका ही नहीं है। जब सेल ही नहीं हुआ तो कॉस्ट ऑफ सेल में क्यों आए? ये कॉस्ट ऑफ सेल है। ठीक है, ओके। वो भाई मेरा उसका मामला है, दांत निकाल के आसपास मत देखो, 10 बार पूछेगा मैं 10 बार बताऊंगा, हंसते हो आगे से? ठीक है, फिर पूछो। अच्छा रेंट एक्सपेंस बता दो। रेंट एक्सपेंस 45, सैलरी एक्सपेंस 35। सोच के तो मैं आया था इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट बना लेंगे। 120 है, ये क्या है? नेट प्रॉफिट। अच्छा, जिसको समझ नहीं ना आई वो सिर्फ इतनी सी बात याद रख ले, ये कॉस्ट ऑफ सेल है, ठीक है, और कॉस्ट ऑफ सेल में ये ओपनिंग प्लस परचेज लेस क्लोजिंग हुआ करेगा हमेशा। ठीक है, आज ये याद करें, कल इंशाल्लाह समझ ना आई तो फिर बात करेंगे, परसों ना आई फिर बात करेंगे, जब तक समझ नहीं आएगी बात करते रहेंगे। ठीक है, अभी सिर्फ ये याद रखना है कि कॉस्ट ऑफ सेल का क्या फॉर्मूला है। फॉर्मूला है ये ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज लेस क्लोजिंग स्टॉक। कॉस्ट ऑफ सेल, ये बंद ना करें, छुट्टी नहीं दी अभी मैंने, अभी काम हो रहा है। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज लेस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ सेल। ये कॉस्ट ऑफ सेल 572 निकला था, ये माइनस मैंने बाद में लगाया, इससे कंफ्यूज तो नहीं हो रहे। 572 क्या है? कॉस्ट ऑफ सेल। अब देखो कॉस्ट ऑफ सेल जब निकल आए उसके बाद बाहर वाले लेस को देखना है, पहले इस पे पर्दा डाल देना है, पहले इस पे पर्दा, ये काटा नहीं है, पर्दा डाला हुआ है। अच्छा, पहले इस पे पर्दा डाल दिया और कॉस्ट ऑफ सेल पे फोकस करो। कॉस्ट ऑफ सेल निकल आई, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज लेस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ, अभी ये माइनस का साइन ही लगा हुआ था, ये निकल आया कॉस्ट ऑफ सेल। अब हमने जाके इस पर्दे को उठाया, हाँ भाई, ओह पर्दा हटा तो सब कुछ ही उड़ गया जी। हमने फिर पर्दा हटाया तो नीचे से, पर्दा हटाया तो नीचे से लेस करने का हुक्म मिला, तो हमने कॉस्ट ऑफ सेल को लेस कर दिया। ठीक है, तो इस माइनस से कंफ्यूज नहीं होना। ओके जी, समझ आती है? ये ट्रेडिंग अकाउंट है, ये प्रॉफिट एंड
लॉस अकाउंट। ये दोनों मिलकर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहलाते हैं और उर्फ आम में इसको इनकम स्टेटमेंट भी कहा जाता है। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस। हैंड आउट है इनके पास, है दे दिया मैं, ओपन करें, नोट कर लें, पहले थोड़ी सी प्रैक्टिस तो करें, नोट भी कर लीजिएगा। आपके सामने 5.1 है। 5.1 में फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2008। ड्रॉ अप द ट्रेडिंग अकाउंट फॉर पी फ्रैंक फॉर दैट ईयर। 31 मार्च 20x8 का ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। 31 मार्च 20x8 का स्टॉक गिवन है रुपीज में। बोलो, ये काम नहीं करना, ये तो यूनिट्स आपको समझाने के लिए। कैलकुलेटर उठा के चेक तो करो वैसे जरा। 572 को डिवाइडेड बाय 22 तो करो जरा। 572 डिवाइडेड बाय 22 करो, 26 आ रहा है। ये सेल्स भी कितने यूनिट्स की हैं? 26। ये कॉस्ट ऑफ सेल भी 26। ये तो इसलिए मैंने यूनिट्स वाला सारा ड्रामा किया। ज़बानी ये बात शायद समझा ना सकता कि कॉस्ट ऑफ सेल एक जैसे करने चाहिए तभी सही होते हैं। समझाने के लिए यूनिट्स बोले, वरना आपको कभी भी क्वेश्चन के अंदर ये काम करना नहीं पड़ेगा। ये काम हुआ होगा पहले से इस तरह से। स्टॉक नजर आ रहा है? पहले ये प्रैक्टिस करें फिर नोट करना है। स्टॉक नजर आ रहा है? उसके बाद परचेजेस नजर आ रही हैं, चलें। उसके बाद सेल्स नजर आ रही हैं। ये तीन तो चीजें वो हैं जो आपको वैसे ही पता है, सेल, परचेज और क्लोजिंग स्टॉक। अभी देख लिया हमने, ठीक है। उसके बाद रिटर्न इनवर्ड्स, ये क्या है? सेल रिटर्न, रिटर्न आउटवर्ड्स, ये क्या है? तो आज क्या करोगे? आज क्या करोगे? इधर देखो, सवाल होने लगा। हाँ 5.1 इधर देखो। पहले तो फटाफट हम ना फॉर्मेट बनाते हैं। आपने नहीं बनाना, मैंने बनाना। 5.1 ट्रेडिंग अकाउंट मांगा है उसने और डाटा भी सिर्फ इतना सही है। किस दिन का? फॉर द मंथ एंडेड, ठीक है, 31 मार्च लिखा हुआ है। इधर देखो, सब इधर देखो। सेल्स, बोलो बोलो, उधर नहीं देखना, बोलो। सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स अब बताओ क्या है? लेस तो बाद में करेंगे। कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या है? ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस लेस क्लोजिंग स्टॉक। एक लाइन में यहां छोड़ रहा हूं, एक चीज समझाऊंगा थोड़ी देर में। लेस क्लोजिंग स्टॉक। फिर ये डिब्बा जो है इसका टोटल क्या आ जाएगा? कॉस्ट ऑफ सेल ना, इसका टोटल आएगा कॉस्ट ऑफ सेल। उस कॉस्ट ऑफ सेल को हम क्या करेंगे? लेस करेंगे सेल से, तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो होना है हमारा फॉर्मेट। अब आपके पास सेल और परचेज तो आ रही थी, वो जो सेल रिटर्न और परचेज रिटर्न अलग रखते थे ना, वो अलग ही पड़ी हैं अभी तक। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं? अब हम अपने पीरियड का रिजल्ट तैयार कर रहे हैं। हमें इनकम नेट में कितनी हुई, एक्सपेंस कितने थे, इनकम कितनी थी। तो इधर देखो, ब्रैकेट में ही कर देंगे, आसान काम। सेल्स टोटल कितनी गिवन है? 469,320। ये सेल्स थी, बोलो। सेल रिटर्न को अलग रखा था ना, कहा था ये सेल का कॉन्ट्रा है, ऑपोजिट है, हमारी सेल में कमी है। लेकिन अभी अलग रखो, कहीं नेट करेंगे, यहां नेट करेंगे। सेल में से यहीं पे लेस कर दो सेल रिटर्न। कितनी है? रिटर्न इनवर्ड के साथ ब्रैकेट में लिखो सेल रिटर्न। नहीं, रिटर्न इनवर्ड, सेल रिटर्न नहीं है, रिटर्न इनवर्ड। चीजें हमारी तरफ वापस आई तो परचेज रिटर्न है। चीजें हमने बेची थी, रिटर्न हुई इनवर्ड, तो मतलब ये क्या है? सेल रिटर्न। समझ आ रही है? चीजें हमने बेची थी तो मूव आउटवर्ड हुई थी। अब रिटर्न के साथ लिखा हुआ इनवर्ड, चीजें रिटर्न हुई और उनका रुख क्या है? इनवर्ड। तो मतलब
सेल का रिटर्न है, रिटर्न इनवर्ड। सही है, लिखो ब्रैकेट में। लिख लिया, बड़ी मेहरबानी। बता दो फिर। 4 है 1622। बाद में कर लेते हैं, अगला काम समझाने तो दो मुझे। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। ऐसे ही नीचे रिटर्न आउटवर्ड है, वो रिटर्न जिसका रुख आउटवर्ड हो। सेल रिटर्न हो सकती है? नहीं। मतलब रिटर्न है और बिजनेस से बाहर जा रही है, तो मतलब हमने वापस की तो चीजें वापस बाहर जा रही है ना। तो ये रिटर्न आउटवर्ड क्या होती है? परचेज रिटर्न, ब्रैकेट में लिख लो। अच्छा, अब परचेज भी आ रही है, परचेज रिटर्न भी आ रही है। परचेज और परचेज रिटर्न एक दूसरे का ऑपोजिट। तो परचेजेस कितनी है? 394,170 है। यहीं पे माइनस करो, रिटर्न कितनी है? 19480। देखा, फिर काम करना पड़ गया ना उस्ताद तुम्हारे को। थोड़ा सा काम चोर है उस्ताद, दिल में कह रहे हो। अच्छी बात नहीं है ऐसी बात। सही है। तो पता चल गया, वजह बता दूंगा अलग क्यों रखते थे। फिलहाल ये पता चल गया कि जब अलग अलग जिनको रखा था, आज उनको इकट्ठे कर दिया है, उनको नेट कर दिया है। ठीक है, नेट सेल्स बताओ। 453 ठीक है ना, कम हो गई ना सेल्स। सेल्स अलग रखी थी, रिटर्न अलग रखी। रिटर्न हमारी सेल थोड़ी थी, कम कर ली, हो गई कम। अब परचेज भी नेट बता दो। 374690। बहुत मेहरबानी है जो आपने मुझे बता लिया ना ऐसे। उसके बाद क्या कुछ गिवन है जी? ओपनिंग स्टॉक गिवन है? कहां गिवन है? ओपनिंग स्टॉक तो कोई नहीं गिवन, हमें तो क्लोजिंग स्टॉक गिवन है जी। 31 मार्च 20x8 का स्टॉक गिवन है और 31 मार्च 20x8 का ही ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं। तो ये हमारे पास क्लोजिंग गिवन है, ओपनिंग नहीं है गिवन। हमारे सवाल पहले में भी तो नहीं था, कुछ नहीं होता। ठीक है, तो क्लोजिंग कितना है? 52,000। ऐसे फिगर्स गिवन होंगी, बस उसको लिख देंगे। ठीक है, अब रहेगी सिर्फ एक चीज। इसको अब टाइम खत्म हो गया, शील साहब मुझे मेरी पिटाई भी करेंगे। इसको यहां कैरेज इनवर्ड को ऐड करते हैं, क्यों करते हैं कल बताऊंगा। ठीक है, बता दें बस मुझे फिगर 24। ये पूरी एग्जाम्पल के साथ समझा दूंगा, अभी ये कल के लिए उधार कर लो। इसको ऐड कर लेना बस एंड पे, ये समझाया नहीं है। इधर आंसर बता दो जरा जी। ये इस डिब्बे का आंसर बताओ। 32478। ये देखो कॉस्ट ऑफ सेल आ गई है, इसको सेल में से क्या करना है? लेस। आपने इस सफ़े से इस सफ़े को उलट लेना है और 5.2 बस आज आपका होमवर्क हो सकता है।